नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में। आज हम सुपर टेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टॉप 30 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। सुपर टेट में हमारा टारगेट एकदम क्लियर है, ईवीएस और एसएसटी में 10 में से 10 नंबर। क्लास को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने सभी स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करें। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। इसे एक क्लास की तरह मत समझिए, यह आपकी तैयारी में एक प्रकार का टेस्ट है। क्लास के बिल्कुल अंत में मुझे कमेंट करके पूरी ईमानदारी के साथ बताना कि आपने 30 में से कितना स्कोर प्राप्त किया। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अपना पूरा फोकस स्क्रीन पर रखिएगा। क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो एक बार अपने आप से सोचिएगा कि इसका सब जवाब कौन सा है सही जवाब, उसके बाद ही आप जवाब देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। तो क्लास में पहला सवाल जो हमारा है वो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जिसके ऑप्शन है, इसका आयोजन मूल रूप से बम्बई में होना था, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण इसे पुणे में स्थानांतरित किया गया। इसका आयोजन मूल रूप से पुणे में होना था, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण इसे बम्बई में स्थानांतरित किया गया। इसमें कुल 72 सदस्यों ने प्रतिभाग किया। इसमें सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके प्रमुख संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जो प्रथम अधिवेशन में उपस्थित थे। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है, ये मूल रूप से पुणे में होना था, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण इसे बम्बई में स्थानांतरित किया गया। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन मूल रूप से पुणे में होना था, परंतु वहाँ प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण इसे बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 72 सदस्यों ने 72 सदस्य जो थे प्रतिभाग किया, जिसमें 38 जो सदस्य थे वो महाराष्ट्र से थे और उत्तर प्रदेश से इसमें 7 सदस्यों ने प्रतिभाग किया। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो विचार है वो सही है। बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। जिसके ऑप्शन हैं, उपयुक्त में से जो कौन सा आपका कथन सही है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हैं, या केवल 2 और 3, या केवल 1 और 3, या 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तो देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों के संबंध में जो हमारा विचार है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और जॉर्ज यूले जो थे प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। इसकी व्याख्या जो है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थीं वो एनी बेसेंट थीं। सरोजनी नायडू जो थीं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। आपसे प्रश्न पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं, तो आपका जवाब रहेगा श्रीमती एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब रहेगा सरोजनी नायडू। हमारा सवाल नंबर 3 जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व जो थ्योरी थी किसने और किस पत्रिका में संपादित की। जिसके ऑप्शन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने हरिजन पत्रिका में, या लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया पत्रिका में, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका में, या WC बनर्जी ने यंग इंडिया में। तो देखिए, जो सेफ्टी वाल्व जो थ्योरी थी वो लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक पत्रिका में प्रतिपादित किया। कांग्रेस की स्थापना के लिए प्रसिद्ध सेफ्टी वाल्व थ्योरी थी लाला लाजपत राय द्वारा यंग इंडिया नामक पत्रिका में प्रस्तुत किया गया। हमारा जो अगला प्रश्न है सवाल नंबर 4, A.O. ह्यूम की भूमिका के संदर्भ में जो तड़ित चालक सिद्धांत था का प्रतिपादन किसने किया। तो जिसके ऑप्शन हैं, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, या लॉर्ड डफरिन। तो देखिए, जो
तड़ित चालक जो सिद्धांत था वो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा G.K. गोखले द्वारा प्रतिपादित किया गया। तड़ित चालक सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनके अनुसार भारतीयों ने A.O. ह्यूम का प्रयोग एक तड़ित चालक के रूप में किया था ताकि वे अंग्रेजों के दमन से बच सकें। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को उनके संबंधित विचारकों वायसरायों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ऑप्शन एक्स जो है, कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन वाई, कथन वाई जो है, कांग्रेस अंतिम सांसें ले रही है, मेरी इच्छा है मैं मरने में इसका सहयोग करूं। तो ये दोनों कथन है वो किन्होंने प्रस्तुत किए? तो जिसके ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन लॉर्ड कर्जन द्वारा, या लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डफरिन द्वारा, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, या लॉर्ड डफरिन या A.O. ह्यूम द्वारा। तो देखिए जो ये विचार थे वो लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रस्तुत किए गए। तत्कालिक वायसराय डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा है। वहीं कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अंतिम सांसें ले रही है, मेरी इच्छा है मैं मरने में इसका सहयोग करूं। हमारा जो अगला प्रश्न है, सवाल नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने किसके साथ मिलकर पैट्रियोटिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की? तो जिसके ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी, बाल गंगाधर तिलक, शिव प्रसाद सितारे हिंद, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सर सैयद अहमद खान ने जो शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ मिलकर पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे। इन्होंने शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के विरोध में पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। अगला प्रश्न, सवाल नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के जुड़ाव के विषय में कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? तो जिसके ऑप्शन है दोनों कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, तिलक एक बार 1924 में अध्यक्ष बने जबकि गांधी जी कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, महात्मा गांधी केवल एक बार बेलग्राम में अध्यक्ष बने जबकि तिलक कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, और जो ऑप्शन डी है दोनों कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो देखिए महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक से जो यहाँ पे संबंधित जो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी केवल एक बार बेलग्राम में 1924 में अध्यक्ष बने जबकि तिलक कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 में बेलग्राम कर्नाटक में अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए। तिलक जी कांग्रेस के अत्यंत सक्रिय सदस्य थे किंतु वे कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं बने। अगला प्रश्न जो सवाल नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से 1947 के मध्य चला के विभिन्न चरणों और उनके विरोध के स्वरूप के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो जिसके ऑप्शन है उदारवादी युग जो 1885 से 1905 तक चला, इन्होंने इसका प्रत्यक्ष विरोध किया, या उग्रपंथी युग जो 1905 से 1919 तक चला, इसका अप्रत्यक्ष विरोध किया, गांधी युग 1905 से 1947 तक चला, प्रत्यक्ष विरोध किया, या उग्रपंथी युग 1905 से 1919 तक चला, सशस्त्र क्रांति की। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन के विभिन्न चरणों और उनके विरोध के संदर्भ में जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। गांधी युग 1915 से 1947 तक चला और इन्होंने इसका प्रत्यक्ष विरोध किया। उदारवादी युग 1885 से 1905 नरम दल के वर्चस्व का काल था जिसमें अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष विरोध किया गया। उग्रपंथी युग और गांधी युग में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया गया। इसलिए आपका जो केवल सी विकल्प जो है, यानी कि जो सी आपका विकल्प है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 9 जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने का गौरव और सबसे लंबे समय तक 1940 से 1945 तक लगातार अध्यक्ष बने रहने का कीर्तिमान किसके नाम पर है? तो इसके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, J.V. कृपलानी, या W.C. बनर्जी। तो जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहने का जो गौरव था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास में था। यही सबसे कम उम्र के अध्यक्ष और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनाए गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सबसे कम उम्र के अध्यक्ष 1923 में बने थे और
वे ही सबसे लंबे समय तक 40 से 45 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 10 जो है, कांग्रेस का प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? तो इसके ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम द्वारा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा या सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी की सलाह पर जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस संस्था का पहले नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसे पारसी नेता दादा भाई नौरोजी की सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अगला प्रश्न सवाल नंबर 11, ए.ओ. ह्यूम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। ये रिटायर्ड IAS अधिकारी थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसमें से आपका कौन सा कथन सही है? केवल ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, या ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, या केवल पहला और तीसरा, या 1, 2, 3 तीनों सही हैं? तो देखिए, ए ह्यूम से संबंधित जो आपका कथन है वो ऑप्शन नंबर सब ए बिल्कुल सही जवाब है। पहला और दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था और यह एक रिटायर्ड IAS अधिकारी थे। व्याख्या, ए ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। वे एक रिटायर्ड IAS अधिकारी थे, किंतु वे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि प्रथम महासचिव थे। प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। सवाल नंबर 12 जो है, वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, J.V. कृपलानी, मौलाना आज़ाद या जॉर्ज यूले। तो जो वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो J.V. कृपलानी थे। भारत की आज़ादी के समय 1946 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में J.V. कृपलानी आसीन थे। सवाल नंबर 13 जो है, दादा भाई नौरोजी पारसी अध्यक्ष जो थे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को किन वर्षों में सुशोभित किया? तो जिसके ऑप्शन है 1885, 1886, 1893 या 1886, 1893, 1906, 1886, 1887, 1888 या 1893, 1906 या 1917। तो देखिए, जो दादा भाई नौरोजी जो थे, जो एकमात्र पारसी अध्यक्ष थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के रूप में 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। इन्होंने 1886, 1893 और 1906 में अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न सवाल नंबर 14 जो है, प्रथम अधिवेशन में शामिल कुल 72 सदस्यों में से उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य शामिल हुए थे? इसके ऑप्शन है 38 सदस्य, 72 सदस्य, 7 सदस्य या 15 सदस्य। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या जो थी वो 7 थी। 38 सदस्य जो थे वो महाराष्ट्र से शामिल हुए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल थे। इसमें सर्वाधिक जो 38 सदस्य जो थे वो महाराष्ट्र से थे, जबकि उत्तर प्रदेश से कुल केवल 7 सदस्यों ने ही प्रतिभाग किया था। इन सदस्यों में पत्रकार, राजनीतिज्ञ और वकील शामिल थे। अगला प्रश्न सवाल नंबर 15 जो है, निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं थे, यद्यपि वे बाद में प्रमुख सदस्य के रूप में चुने गए? तो जो इसके ऑप्शन हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या ए.ओ. ह्यूम। तो देखिए, जो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे, जो ऑप्शन नंबर सी है आपका जवाब है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं थे। इन्हें बाद में प्रमुख सदस्य के रूप में चुना गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं थे, वे बाद में इसके सदस्य बने। ए.ओ. ह्यूम संस्थापक थे और डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न सवाल नंबर जो 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग 1885 से 1905 तक जो चला,
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है सब पूछा गया आपसे है। तो इसके सदस्य उच्च वर्गीय बुद्धिजीवी थे। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी मांगें रखीं। बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष इसके प्रमुख नेता थे। अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर इनका भरोसा था। तो यहाँ पे जो आपका कथन जो सही नहीं है वो आपका कथन ऑप्शन नंबर सी आपका जो है उदारवादी युग से संबंधित कथन नहीं है। बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष इसके प्रमुख नेता थे। देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है इसकी व्याख्या, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष उग्रपंथी युग गरम दल के नेता थे। उदारवादी युग जो नरम दल जिसे जानते थे नरम दल के नाम से के प्रमुख नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मदन मोहन मालवीय शामिल थे। कहने का मतलब बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष जो थे वो गरम दल से संबंधित थे और दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या मदन मोहन मालवीय नरम दल में शामिल थे। अगला प्रश्न सवाल नंबर जो 17 है, 1887 में लंदन में भारत सुधार समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो जिसके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जो भारत सुधार समिति थी इसकी जो स्थापना थी वो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की गई। उदारवादी युग की उपलब्धियों के अंतर्गत 1887 में लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में जो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारत सुधार समिति की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न सवाल नंबर जो 18 है, बाल गंगाधर तिलक ने गरम दल की राजनीति और उनके काम करने के तरीके को क्या संज्ञा दी थी? बाल गंगाधर तिलक ने गरम दल की राजनीति और उनके काम करने के तरीके को कौन सी संज्ञा दी थी? तो इसके ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी आंदोलन, राजनीतिक शिक्षा भिक्षावृत्ति या शांतिपूर्ण विरोध। तो बाल गंगाधर तिलक ने नरम दल की राजनीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। इसकी व्याख्या, तिलक ने जो है नरम दल की राजनीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा था। उनका मानना था कि वर्ष में 4 दिन टर्राने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 19 जो है, उग्रपंथी विचारधारा जो 1905 से 1919 के मध्य थी के उदय के कारणों में से कौन सी विश्वसनीय घटना शामिल थी जिसने भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि वे भी अजेय माने जाने वाले यूरोपियों को हरा सकते हैं? तो वह कौन सी घटना थी? अमेरिका की क्रांति, जापान द्वारा रूस को हराना, फ्रांस की राज्य क्रांति या चीन में अफीम युद्ध। तो देखिए तो जापान द्वारा रूस को हराना था। उसके बाद से भारतीयों को यह विश्वास हो गया कि वे भी अजेय माने जाने वाले यूरोपियों को हरा सकते हैं। देखिए विश्व स्तर की घटनाओं में इटली को यूथोपिया द्वारा हराना और जापान द्वारा रूस को हराना शामिल था। इससे भारतीयों में यह भावना जागृत हुई कि जीतते हुए यूरोपियों को हम भी हरा सकते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, उग्रपंथी युग में लोगों को जोड़ने और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक ने किन महोत्सवों की शुरुआत की? जो उग्रपंथी युग में लोगों को जोड़ने और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक ने किन महोत्सवों की शुरुआत की? तो इसके ऑप्शन है दुर्गा पूजा और काली पूजा, रामलीला और कुंभ मेला, गणपति और शिवाजी महोत्सव, रथ यात्रा और पोंगल। तो देखिए जो बाल गंगाधर तिलक ने जो महोत्सव थे गणपति और शिवाजी महोत्सव, इन महोत्सवों की शुरुआत की लोगों को आपस में जोड़ने और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से। तो उग्रपंथी नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जिसके तहत तिलक ने गणपति और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न सवाल नंबर 21 जो है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन का वास्तविक या आंतरिक कारण क्या था? बंगाल का एक बहुत बड़ा भूभाग होना, प्रशासनिक सुविधा प्रदान करना, अंग्रेज विरोध को दबाना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को जन्म देना, बंगाल में शिक्षा का प्रसार करना। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल विभाजन का जो वास्तविक और मूल कारण जो था अंग्रेज विरोध को दबाना
और हिंदू मुस्लिम राजनीति को जन्म देना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर्जन का तर्क था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए विभाजन किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक या जो मूल कारण जो था अंग्रेजों द्वारा हिंदू मुस्लिम राजनीति को जन्म देना था। भारतीय जानते थे कि बंगाल जो है विरोध का केंद्र था और अंग्रेज जो हैं इस विरोध को दबाना चाहते हैं। तो जो वास्तविक और मूल कारण क्या था? अंग्रेज विरोध को दबाना और हिंदू मुस्लिम की राजनीति को जन्म देना। अगला प्रश्न सवाल नंबर 22 जो है, बंगाल विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल के बारे में कौन सा कथन सही है? इसकी राजधानी कोलकाता थी और यह हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। इसकी राजधानी ढाका थी और यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। इसमें पश्चिमी प्रांत बिहार और उड़ीसा शामिल थे। इसकी राजधानी असम थी। तो बंगाल विभाजन के पश्चात जो पूर्वी बंगाल जो था उससे संबंधित जो हमारा कथन है, इसकी राजधानी ढाका थी और यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। पूर्वी बंगाल जिसमें बांग्लादेश और असम शामिल थे, जिसकी राजधानी ढाका बनाई गई थी और यह एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। अगला प्रश्न सवाल नंबर जो 23 है, बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई? तो जिसके ऑप्शन है 19-20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 या 1911 में। तो देखिए कलकत्ता के जो टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा थी वो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को की गई। इसकी व्याख्या 19-20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक कर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न सवाल नंबर 24 जो है, 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हुआ तो लोगों ने इस दिन को किस रूप में मनाया? स्वदेशी स्वतंत्रता दिवस के रूप में, विजय दिवस के रूप में, शोक दिवस के रूप में, राखी बांधी और गंगा स्नान किया, पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में। जो 16 अक्टूबर 1905 जो था जब बंगाल विभाजन लागू हुआ तो लोगों ने इसे शोक दिवस के रूप में, राखी बांधी और गंगा स्नान किया, इस रूप में मनाया। तो देखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हुआ और स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर लोगों ने एकता दिखाने के लिए एक दूसरे को राखी बांधी और गंगा स्नान किया। अगला प्रश्न सवाल नंबर जो 25 है वो है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश में इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? तो इसके ऑप्शन है बंग भंग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन या गदर आंदोलन। तो देखिए जो आंध्र प्रदेश में जो था इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत सर्वाधिक सुप्रसिद्ध हुआ और एक ट्रेंड बन गया। आंध्र प्रदेश में यह आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न सवाल नंबर 26 जो है, बंगाल में स्थापित पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो इसके ऑप्शन है प्रफुल्ल चंद्र राय और जगदीश चंद्र बसु, अवनींद्र नाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर, पी मित्रा, वारिंद्र घोष या भूपेंद्र नाथ दत्त या अश्विनी कुमार दत्त। तो देखिए अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्यों में शामिल जो थे पी मित्रा, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त शामिल थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई जो पहला क्रांतिकारी संगठन था। इसके संस्थापक पी मित्रा, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त थे। अगला जो प्रश्न सवाल नंबर 27 जो है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेश बांधो समिति की स्थापना किसने की? इसके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, अश्विनी कुमार दत्त, प्रफुल्ल चंद्र राय या विपिन चंद्र पाल। तो देखिए स्वदेश बांधो समिति की जो स्थापना थी वो अश्विनी कुमार दत्त द्वारा की गई। व्याख्या देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाने लगा। इसी क्रम में अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। अगला प्रश्न सवाल नंबर जो 28 है, भारतीय कला पर पड़े यूरोपीय प्रभाव को तोड़ने का प्रयास करते हुए प्राचीन भारतीय कला से प्रेरणा लेकर भारत माता का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो इसके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बसु या लाला लाजपत राय। जो भारतीय कला पर पड़े यूरोपीय प्रभाव को तोड़ने का प्रयास करते हुए प्राचीन भारतीय कला से प्रेरणा लेकर जो भारत माता का प्रसिद्ध चित्र जो था अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पड़े यूरोपीय प्रभाव को तोड़ने का प्रयास किया, प्राचीन कला से प्रेरणा ली और भारत माता का चित्र बनाया था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, स्वदेशी आंदोलन अंततः बंगाल विभाजन को तुरंत रद्द करवाने में असफल रहा। इस असफलता का प्रमुख कारण क्या था? नेताओं की कमी, अंग्रेज की सैन्य शक्ति का अत्यधिक प्रयोग, नरम दल व गरम दल में मतभेद, मुस्लिम और किसान वर्ग का न जुड़ना और पूर्वी बंगाल के मुसलमानों द्वारा विभाजन का समर्थन करना, आंदोलन का केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रहना। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन अंततः जब बंगाल विभाजन को तुरंत रद्द करवाने में सफल रहा। इसकी असफलता का जो मूल कारण था गरम दल और नरम दल में मतभेद, हिंदू मतलब मुस्लिम और किसान वर्ग का ना जुड़ना, पूर्वी बंगाल के मुसलमानों द्वारा विभाजन का समर्थन करना इसकी असफलता का प्रमुख कारण था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह आंदोलन बंगाल विभाजन को रद्द नहीं करवा सका क्योंकि नरम दल व गरम दल में मतभेद थे। हिंदू मुस्लिम वर्ग और किसान वर्ग इस आंदोलन में नहीं जुड़ा तथा पूर्वी बंगाल के मुसलमानों ने बंगाल विभाजन के पक्ष में समर्थन किया था। हमारा सवाल नंबर 30 जो हमारा अंतिम प्रश्न है, बंगाल विभाजन को अंततः किस वर्ष और किस आंदोलन में रद्द किया गया? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के समय, 1907 में कांग्रेस के विभाजन के समय, 1919 में 1909 में मार्लेमेंटो सुधार में, 1911 में दिल्ली दरबार में। तो देखिए, बंगाल विभाजन को अंततः जो है 1911 के दिल्ली दरबार में इसको रद्द कर दिया गया। हालांकि स्वदेशी आंदोलन तुरंत सफल नहीं हुआ, लेकिन बाद में 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को पूर्णतः रद्द कर दिया गया। तो यह थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा कि 30 में से आपने कितना स्कोर किया। धन्यवाद।